हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए रिवीजन वीडियो के अंदर। गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे हमारे कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है, हमारा कम्युनिकेशन का जो यूनिट है पेपर नंबर 1 में, जिसका नाम है यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। तो उसको पूरे के पूरा कंप्लीट जो है वो आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन के अंदर हम लोगों ने जो है वो पूरे के पूरे सिलेबस को जो है वो 8 चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर आपके फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, फिर आपके मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फिर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, फिर मास मीडिया एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपको बुकलेट जो है मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है आपके होम एड्रेस के ऊपर, तो आप इसको खोल के बैठेंगे। ठीक है, प्लस में आप नोटिंग निकालेंगे। मैंने कुछ चीजें आपको जो है वो नोट डाउन भी करवाई थी लेक्चर्स के अंदर, तो उसको भी आप नोट डाउन जो है जो आपने किया हुआ है कॉपी के अंदर वो भी लेके बैठे और दोनों को साथ में खोल के बैठे और बस लेक्चर लगाएं और पूरा का पूरा जो आपका यूनिट है वो आपका गो थ्रू हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो पेपर नंबर 1 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट जो है वो रिवीजन हमने किया था। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उसको देखिए, उसके अंदर हमने पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो हमने रिवाइज करवाया हुआ है। ओके, हाँ जी, चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस यूनिट को, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कम्युनिकेशन का। चलो जी, सबसे पहला आपका जो चैप्टर आ रहा है वो है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली ये बोला गया कि कम्युनिकेशन, फर्स्ट पैरा, पेज नंबर 1.1 के ऊपर आएंगे तो वहां पे फर्स्ट पैरा के अंदर बोला गया कि कम्युनिकेशन जो है क्या, तो वहां पे बोला गया कम्युनिकेशन जो है वो डिराइव हुआ फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कम्युनिकेयर से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिकेशन वर्ड कहां से आया, तो ध्यान रखिएगा ये आया लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से, और साथ में जो है ओल्ड फ्रेंच वर्ड था क्या, कम्युनिकेशियो, जिसका मतलब जो है वो है टू शेयर, जिसका जो बेसिक मीनिंग है वो क्या, शेयर करना। बेसिकली कम्युनिकेशन का एक बेसिक आइडिया आपको देता हूं मैं। कम्युनिकेशन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो है क्या, शेयर करना या एक्सचेंज करनी है आइडियाज को, फीलिंग्स को, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कम्युनिकेशन। तो एक्सचेंजिंग आइडिया विद समवन इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जब हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो दोनों तरीके का हो सकता है, बोले तो वो वर्बल भी हो सकता है और वो नॉन वर्बल भी हो सकता है। मतलब दोनों मोड के थ्रू आप अपने आइडियाज को, आप अपने जो फीलिंग्स है उनको जो है वो क्या करते हैं, दूसरे पर्सन के साथ में शेयर करते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन जो है, जो कम्युनिकेशन किया गया टेक प्लेस मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन के साथ में होना चाहिए। इसका मतलब कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये कि अगर मान लो एक पर्सन ने अपनी कोई बात दूसरे पर्सन को बताई है तो दूसरा पर्सन उस चीज को उसी तरीके से समझे भी। बोले तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो फॉल्टी हो जाएगा और जो चीज आप समझाना चाह रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन की वजह से, जो इंटरप्रिटेशन की बजाय क्या हो जाएगा, मिस इंटरप्रेट हो जाएगी बात। ठीक है जी, इसके बाद आती है कुछ डेफिनेशन के बारे में बात है। अगर डेफिनेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले जॉन डायर ने बोला है कम्युनिकेशन जो है वो क्या, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट, ओपिनियन और इमोशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, एक्सचेंज है, किस चीज का, आइडियाज का, फैक्ट का, इमोशंस का, ओपिनियन का, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कम्युनिकेशन। इसके बाद में फिर यहां पे कुछ बात बोली गई है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी। अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन आज की मॉडर्न एज के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो क्या, उसको कैरेक्टराइज किया गया किससे, स्पीड, एफिशिएंसी एंड द एबिलिटी टू ट्रांसेंड द फिजिकल और द ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब जो है इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना एनहांस हो गया, इतना रोबस्ट हो गया कि कम्युनिकेशन जो है बहुत ही क्या हो गया है, फिजिबल और वायबल हो गया। बहुत ही इजीली जो है वो आप कहीं पे पूरे दुनिया के अंदर, चाहे वो कोई पर्सन कहीं पे बैठा हो, उसके साथ में आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद में ऑक्सफोर्ड जो डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की वो क्या बोलती है, वो है कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। तो कम्युनिकेशन का जो मतलब है वो क्या, ट्रांसफर करना या कन्वे करना मीनिंग को, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कम्युनिकेशन। ठीक है जी, इसके बाद में फिर एक बात और भी है, अकॉर्डिंग टू लिटिल, ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है बिटवीन पीपल by means of previously agreed symbol in order to produce a desired response। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कम्युनिकेशन। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन जो है वो क्या, कॉन्टिन्यूस नेचर का है। बोले तो कम्युनिकेशन इज नॉट ए स्टैटिक, ये कोई स्टैटिक नहीं है, बट इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस एंड इंटरेक्शन टुवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल। शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है। दूसरा, कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव, चाहे आप कहीं चले जाइए, चाहे आप किसी स्कूल में, कॉलेज में, घर में, यूनिवर्सिटी के अंदर, पब्लिक के अंदर, कम्युनिकेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बोले तो कम्युनिकेशन ऑल परवेसिव है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे होता है। जनरली कम्युनिकेशन 1 वे भी हो सकता है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो जनरली क्या मिलेगा, 2 वे मिलेगा। बोले तो सेंडर अपनी बात
अपनी बात जो है वो रिसीवर तक पहुंचाएगा और रिसीवर बदले में फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा, तो उसको इफेक्टिव माना जाता है। अगर सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा रहा है तो दैट्स नॉट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन ऑलवेज विद ए कंटेक्स्ट और रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा किसी कंटेक्स्ट के अंदर होता है। कंटेक्स्ट की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो इसका मतलब किसी ना किसी संदर्भ में होता है। कम्युनिकेशन जो है वो किसी ना किसी हमेशा संदर्भ में होगा। 6 तरह के कंटेक्स्ट होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे वो। फिर कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। देखो अगर दो सेम लेवल के लोगों के बीच में बात हो रही है, जैसे मान लो एक पर्सन है वो मैथ्स के अंदर टॉपर है और दूसरा पर्सन वो भी मैथ्स में टॉपर है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन किया गया दैट इज नोन एज सिमेट्री कम्युनिकेशन। एक पर्सन है जो मैथ के अंदर टॉपर है बट इंग्लिश में पुअर है, दूसरा पर्सन इंग्लिश में टॉपर है बट मैथ में पुअर है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन किया गया दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। की एक पर्सन दूसरे की नीड को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। चलो जी, कॉमन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन की सबसे इफेक्टिव बात यह है कि लैंग्वेज अगर कॉमन होगी तो आपका कम्युनिकेशन और भी क्या होगा, इफेक्टिव होगा। अगर लैंग्वेज कॉमन नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है। फिर मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी, दिमाग का मिलना बहुत ही क्या है, जरूरी है। फिर मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस, जो मैसेज है उसके अंदर कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। विदाउट अर्थ के जो अगर कोई कम्युनिकेशन किया गया दैट्स नॉट सो इफेक्टिव। इसके बाद में कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड थ्रू गेस्चर। गेस्चर बोले तो क्या, इशारों के साथ भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। कम्युनिकेशन इज ऑफ द डिफरेंट टाइप। कम्युनिकेशन अलग अलग बहुत सारे अलग टाइप का हो सकता है, अभी आगे पढ़ेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसी के ऊपर बना हुआ है। फिर कम्युनिकेशन ऑलवेज एज ए कंटेक्स्ट, ये अभी बात करते हैं। अब बात यह आता है कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट का मतलब होता है जी कोई ना कोई संदर्भ। इसका मतलब कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हमेशा एक जैसा कम्युनिकेशन नहीं होता, वो लगातार क्या होता है, चेंज। कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट इज द एनवायरनमेंट। कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट का मतलब क्या, एक एनवायरनमेंट जहां पे कम्युनिकेशन किया जा रहा है। कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट इज द एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आइडिया टेक प्लेस। कंटेक्स्ट एज ए हायर इंपैक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ द मैसेज। कंटेक्स्ट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मैसेज के मीनिंग पे। अगर हम बात करें कंटेक्स्ट का तो कंटेक्स्ट हमारे 6 तरह के, एक है आपका फिजिकल, एक है सोशल, एक है टेम्पोरल, एक है कल्चर, एक है हिस्टोरिकल और एक है साइकोलॉजिकल। सबसे पहले नंबर पे है कौन सा, फिजिकल कंटेक्स्ट। फिजिकल कंटेक्स्ट जो है उसका रिलेशन है किससे, प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन से। किस जगह पर कम्युनिकेशन किया जा रहा है उस चीज का भी हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए हम मार्केट में फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो हमारा जो लहजा रहेगा वो कुछ अलग रहेगा। अगर हम लाइब्रेरी के अंदर फ्रेंड्स के साथ में बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा लहजा रहेगा वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो सबसे पहली बात तो है फिजिकल कंटेक्स्ट। बोले तो इट रिलेट्स टू द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन द वे ऑफ इंटरेक्शन डिफर। तो इंटरेक्शन का जो तरीका है वो क्या रहता है, अलग अलग। दूसरा जो है वो है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। आपका बैकग्राउंड, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, उसका भी आपके करंट कम्युनिकेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने पास्ट के अंदर जो है वो आप गए थे, एग्जांपल मान लो आप गए थे घूमने के लिए, आप गए मान लो राजस्थान, ठीक है, और वहां पे आपने जाके जो है, या फिर मान लो आप हरियाणा में आए। अब यहाँ हमारे इधर की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श है, ठीक है, मतलब हम नॉर्मल बात भी करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे धमका रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन जो है वो पंजाब से है, पंजाब में बहुत ही स्वीट लैंग्वेज बोली जा रही है और वो पर्सन यहाँ पे आके उसने मान लीजिए यहाँ पे आके कोई बात की, ठीक है, यहाँ से किससे रास्ता पूछा तो उसने पूछा जी सोनीपत जाना है, तो वो पर्सन बोला आड़ता जाकर आड़व लिए, आड़ता जाकर आड़व लिए, आगे सोने बता होगा जा आगे ना बोले, मान लो उसने ऐसा बोला। तो उस पर्सन के ऊपर अब नेक्स्ट टाइम अगर वो हरियाणा आएगा, वो पंजाब वाला पर्सन आके अगर पूछेगा तो किसी पर्सन से पूछने से पहले उसका ये होगा कि यार ये अकड़ के बात करेगा यार। दैट मीन्स कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है किसी कम्युनिकेशन के बारे में तो उसका भी आपके प्रेजेंट कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा सोशल कंटेक्स्ट, सोसाइटी का मतलब सेंडर में और रिसीवर के अंदर क्या रिलेशन है उससे इसका भी इंपैक्ट पड़ता है। हम जिस तरीके से जो है वो बात करते हैं अपने पापा से, हम जिस तरीके से बात करते हैं अपने भाई से, उस तरीके से हम अपने फ्रेंड के साथ में बात नहीं करते हैं। दोनों में क्या रहेगा, फर्क रहता है कि अगर आप मम्मी, एक तो आप मम्मी से बात कर रहे हो जिस वे में, और अगर आप टीचर से बात कर रहे हो जिस वे में, तो वो दोनों चीजें क्या रहेंगी, अलग अलग है। तो सोशल कंटेक्स्ट जो है वो ये बताता है कि रिलेशन क्या है किसमें, सेंडर और रिसीवर में। फिर आएगा आपका साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक, ये बेसिकली बताएगा फॉर्मेलिटी या फ्रेंडलीनेस या मूड्स और इमोशन के बारे में, कि कम्युनिकेशन करते हुए सेंटर रिसीवर का मूड या उनके इमोशंस है वो क्या है, उन चीज का भी आपके कम्युनिकेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप उत्सुक रहेंगे कम्युनिकेट करने के लिए तो नेचर बात है वो इफेक्टिव नेचर का रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे, मान लो आप बात कर रहे हैं, कोई पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और वो ना फिर एकदम बीच में बोलेगा है क्या कह रहा था, इसका मतलब जो पुराना वाला हमने जो भी बात बोली उसको बोली, उसको उसका ध्यान ही नहीं था वहां पे। तो इस चीज का भी हमारे इसके कम्युनिकेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। देन आएगा टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब जो है विच इज अफेक्टेड बाय टाइम, किस टाइम पर कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे क्लासरूम के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर सभी बच्चे एकदम चार्ज होते हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर आता है तो सभी बच्चे एकदम
सबकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो इस चीज़ का भी जो है कम्युनिकेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। एंड लास्ट इज द कल्चरल कंटेक्स्ट, कल्चर का भी हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कुछ स्कूल्स के अंदर जो है वो हम टीचर्स को नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लो कोई टीचर है, मान लो जैसे हमारी एक टीचर थी, ठीक है, वंदना शर्मा, तो हम बोलते थे मिसिस शर्मा, ठीक है। कुछ स्कूल्स के अंदर ऐसा बोला जाता है, मतलब उनको उनके सरनेम से बुलाते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स के अंदर इसको ऑफेंसिव माना जाता है। अगर आप टीचर को सरनेम से बुलाओगे, टीचर पीटेगी पकड़ के। तो सोसाइटी का ये कल्चर का जो है उसका भी हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद में आएंगे आपके फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या, सबसे पहले कम्युनिकेशन के फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब बोले तो फ्लो ऑफ नॉलेज। कम्युनिकेशन जो किया जाता है वो क्या, नॉलेज का फ्लो करने के लिए, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नॉलेज को पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद में है इट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, अगर हमने कुछ सीखना होता है, लर्निंग या स्किल डेवलपमेंट करने, तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। इट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द गोल एंड टारगेट सो दैट दे कैन बी अचीव इफेक्टिवली। गोल्स और टारगेट को अपने सबऑर्डिनेट को बताने के लिए, ताकि उनको इफेक्टिवली अचीव किया जा सके, उसके लिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग विच हेल्प इन फुलफिलिंग द टारगेट एंड एम। प्लानिंग करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई प्लान बनाना होता है तो आप पहले अपने सबऑर्डिनेट से पूछते हो कि भाई साहब ऐसे ऐसे हम लोग ना पॉलिसी बनाने की सोच रहे हैं, तो आप बताइए क्या क्या होगा। ये बहुत सारी चीजें बता रही है जो ये बताएगा कि इन तरीके से ये हमारे कम्युनिकेशन के फंक्शन है, मतलब कम्युनिकेशन ये सब रोल प्ले करता है, ठीक है। बेसिक्स है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन करने के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला इंफॉर्मेशन टू कीप वनसेल्फ अपडेट एंड फॉर डिसीजन मेकिंग करने के लिए और इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। एजुकेशन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। स्मूथ फंक्शनिंग, ग्रुप को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए, ग्रुप को कोऑर्डिनेट करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनके मोरल को बूस्ट अप करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। कल्चरल प्रमोशन के लिए, अपने कल्चर को दूसरे लोगों तक बताने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कितने तरह की है, 4। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कितने तरह की है, 4 तरह की है। एक है आपका लिसनिंग, एक है स्पीकिंग, एक है राइटिंग और एक कौन सा, रीडिंग। 4 है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, वो होता है हियरिंग। अगर हम बात करते हैं किसका, हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनना। लेकिन लिसनिंग का मतलब जो है वो क्या है, सुनकर समझना, दैट इज नोन एज लिसनिंग। तो हियरिंग जो है वो एक छोटा टर्म है और लिसनिंग जो है वाइडर टर्म है। एक्चुअल के अंदर हियरिंग इज द पार्ट ऑफ द लिसनिंग। तो हियरिंग में आप ओनली क्या करते हैं, आप सिर्फ सुनने का काम करते हैं। जबकि अगर बात करूंगा मैं लिसनिंग का, तो लिसनिंग के अंदर हम जो है वो सुनते भी हैं और सुनकर जो है उसको समझने का काम भी करते हैं। तो आपके 4 जो है बेसिकली कम्युनिकेशन की स्किल होती है। वन इज अ लिसनिंग, वन इज अ स्पीकिंग, वन इज अ राइटिंग एंड अनदर वन इज अ रीडिंग। और इनमें सबसे ज्यादा बढ़िया वाली जो स्किल है वो होती है कौन सी, आपकी लिसनिंग, ठीक है। तो बोला गया लिसनिंग इज टर्म्ड एज अ गुड स्किल एंड हेंस इट इज सेड दैट वन हैज टू लर्न हाउ टू लिसन सो दैट अदर विल टॉक। इसके बाद मैक्रो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के क्या क्या मैक्रो फंक्शन है। सबसे पहला इमोटिव फंक्शन। इमोटिव मतलब भावपूर्ण। इसका मतलब है अपने इनर स्टेट ऑफ माइंड को क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। फिर है डायरेक्टिव फंक्शन, बोले तो लोगों को आदेश देने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। फिर है फेटिक फंक्शन। फेटिक बोले तो सामाजिक संबोधन के लिए, लोगों को क्या करने के लिए, ग्रीट करने के लिए कम्युनिकेशन किया जा रहा है। फिर है पोएटिक, लोगों का क्या, लोगों को मतलब उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है। रेफरेंशियल फंक्शन बोले तो निर्देश देने के लिए कम्युनिकेशन किया जा रहा है। मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, लैंग्वेज को सीखने के लिए भी कम्युनिकेशन किया जाता है। कंटेक्चुअल फंक्शन, संदर्भ मतलब अनुमान लगाने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन, कुछ खोजने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। इसके बाद में आएगा इन एडिशन देयर आर सम ऑफ द मोर फंक्शन। डिनोटेशन, कोनोटेशन, ये क्या होता है, कोई एक वर्ड है उसका मीनिंग ढूंढना, ठीक है। तो मीनिंग जो है किसी वर्ड का वो 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है डिनोटेशन, एक होता है कोनोटेशन। अगर बात करूंगा डिनोटेशन का, तो डिनोटेशन जो है वो होता है आपका लिटरल मीनिंग। क्या होता है, लिटरल मीनिंग। कोई भी वर्ड जो है उसका लिटरल मीनिंग या उसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिनोटेशन। बोले तो कोई एक वर्ड है उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं डिनोटेशन, और उसके जो एक्स्ट्रा मीनिंग होते हैं उसको बोलते हैं कोनोटेशन। तो डिनोटेशन जो है वो क्या, इट रेफर टू द लिटरल मीनिंग ऑफ ए वर्ड और द डिक्शनरी डेफिनेशन। जबकि कोनोटेशन जो है ऑन द अदर हैंड इट रेफर टू एसोसिएशन दैट आर कनेक्टेड टू ए सर्टेन वर्ड। किसी एक वर्ड के साथ में जो और चीजें एसोसिएट होती है उनको बोलते हैं हम लोग कोनोटेशन। और द इमोशनल सजेशन रिलेटेड टू दैट वर्ड, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कोनोटेशन। तो डिनोटेशन जो है वो क्या होता है, कोई भी एक सिग्नल या कोई भी एक लिटरल, किसी भी वर्ड का एक लिटरल जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं डिनोटेशन, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग। और ये रहता है ऑब्जेक्टिव नेचर का। जबकि अगर बात करूंगा मैं कोनोटेशन, तो कोनोटेशन जो वर्ड होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव नेचर का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में सिमाइल। सिमाइल जो है ये भी एक फंक्शन है कम्युनिकेशन का। सिमाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हम
दो डिसिमिलर, मतलब जिनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को आपस में जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिमाइल। और जब कंपेयर करते हैं तो हम वहां पे कुछ वर्ड यूज करते हैं, लाइक, जैसे ये वर्ड लाइक और लाइक टू कनेक्ट देम, ठीक है। जैसे एक मान लो कोई लड़की है, वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा बोल रही है, अपने बॉयफ्रेंड से बड़ी खुश है और वो ये बोल रही है, माय बॉयफ्रेंड इज लाइक ए वाटरमेलन, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो वाटरमेलन जैसा है। ये जो बात बोली गई माय बॉयफ्रेंड, अब बॉयफ्रेंड में वाटरमेलन में कोई फर्क है क्या यार? इंसान खरबूजा तरबूज, कोई लिंक है दोनों के अंदर? कोई लिंक है नहीं। जब दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कोई रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, सिमिलर। अब ये बोल रही है, वो लड़की क्या बोल रही है, माय बॉयफ्रेंड इज लाइक ए वाटरमेलन, तो वो क्या कर रही है, दोनों के अंदर क्या रिलेशन मेंटेन कर रही है, वर्ड के यूज के इज लाइक, तो उसको बोलते हैं सिमाइल। और एक होता है मेटाफोर। मेटाफोर बेसिकली क्या है, ये भी वही है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो डिसिमिलर नेचर के ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करना, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं करना। अगर वो ये बोले माय बॉयफ्रेंड इज ए वाटर, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो क्या है, वो खरबूजा है या वो तरबूज है, दैट इज नोन एज अ मेटाफोर। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसकी मम्मी बच्चे के बारे में ये बोली है, मेरा लड़का तो चांद सितारे जैसा है, सिमाइल। और अगर बोले मेरा लड़का तो चांद है या मेरा लड़का तो चांद सितारा है, दैट इज नोन एज अ मेटाफोर, ठीक है। इसके बाद में फिर आएगा जी आपके ये कुछ स्टेप टू बिल्ड, सिंपल सा इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। फिर आएगा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मॉडल के अंदर कई सारे मॉडल है। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका ट्रांसमिशन और लीनियर मॉडल। ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका वन वे चलेगा, ठीक है, मतलब सेंटर से जो है वो बात जाएगी ओनली कहां तक, रिसीवर। कम्युनिकेशन इज जस्ट वन थिंग, देयर इज नो फीडबैक का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होगा। फिर इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर जो है वो क्या मिलेगा, इंटरेक्शन रहेगा। इस मॉडल को एक और नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस मॉडल। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस मॉडल या इंटरेक्टिव मॉडल जो है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि फीडबैक का मैकेनिज्म भी रहेगा, मतलब सेंटर अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाएगा और रिसीवर भी उस बात को समझ के उसके ऊपर क्या करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा। इसके बाद में आएगा जी आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये बेसिकली दो तरह के हैं, मतलब ट्रांजैक्शन मॉडल जो है इसमें दो बातें की जाती है। एक तो इसमें ट्रांसफर किया जाता है किसको, इन्फॉर्मेशन को, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल, और एक इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है सोशल रिलेशन या पर्सनल एटीट्यूड, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो बोलते हैं कम्युनिकेशन इज इंटीग्रेटेड इन आवर इंटरनल रियलिटी। यहां बोला गया ब्राउन एंड यूल यूज टू टर्म टू डिस्क्राइब द मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज वेयर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व्ड इज नोन एज द ट्रांजैक्शनल, एंड दैट फंक्शन इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्रेसिंग द सोशल रिलेशन एंड पर्सनल एटीट्यूड इज नोन एज द इंटरेक्शनल। तो दो हो गया, एक हो गया ट्रांजैक्शनल, जिसके अंदर बेसिकली जो है ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या, इंफॉर्मेशन को अगर ट्रांसफर की जा रही है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, दैट इज नोन द ट्रांजैक्शनल। और एक होता है कौन सा, आपका इंटरेक्शनल, जिसके अंदर बेसिकली क्या, जब आप एक्सप्रेस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं दूसरे पर्सन के साथ में अपनी, और इंटरेक्शन करके क्या कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना सोशल रिलेशन या अपना पर्सनल एटीट्यूड दूसरे पर्सन के सामने अगर आप उसको शो करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंटरेक्शनल। मोटा मोटी बात ये ध्यान रखिएगा, दो पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोई पर्सनल बात कर रहे हैं मान लीजिए, या फिर अगर वो आपस में अपने आइडियाज को क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, या वो जो है वो सोशल रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द इंटरेक्शनल। और अगर एक पर्सन अपनी बात दूसरे पर्सन को बता रहा है, ठीक है, तो वो जनरली जो है वो क्या रहेगा, ट्रांजैक्शनल रहेगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल के अंदर बेसिकली जो है वो क्या की जाती है, शेयरिंग किया जाएगा किसका, इंफॉर्मेशंस का। इसके बाद है मास मीडिया के मॉडल। अगर बात करूंगा मास मीडिया के मॉडल का, तो मास मीडिया के मॉडल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, हम जो यहां पे पढ़ने वाले हैं मास मीडिया के मॉडल। एक है जी आपका ट्रांसमिशन मॉडल, एक है एक्सप्रेशन या रिचुअल मॉडल, और एक है कौन सा, अटेंशन गेनिंग मॉडल। सबसे ज्यादा जो मॉडल चलता है आपके वो है ओनली कौन सा, अटेंशन गेनिंग मॉडल, जो मास मीडिया के अंदर चलता है वो कौन सा, अटेंशन गेनिंग मॉडल। पढ़ते हैं एक बार ट्रांसमिशन मॉडल के लिए। ट्रांसमिशन मॉडल को जनरली इसको मोस्टली लिंक किया गया किससे, इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट के अंदर। ट्रांसमिशन मॉडल मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम किया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ट्रांसमिशन मॉडल जो है इस मोस्टली लिंक किया गया इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट के अंदर, लाइक एजुकेशन को इंपार्ट करने के लिए, रिलीजन के बारे में नॉलेज देने के लिए, या गवर्नमेंट इसको अपनी कोई पॉलिसी लोगों तक पहुंचाने के लिए। जनरली ये आपका वन साइडेड ही रहता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ट्रांसमिशन मॉडल, जिसमें अपनी बात को दूसरे तक ट्रांसमिट करने का काम किया जाता है। एक होता है आपका रिचुअल मॉडल। रिचुअल मॉडल जो है शेयर करता है सम एलिमेंट विद द ट्रांसमिशन मॉडल, बट इसका जो एम्फेसिस होता है वो मोर होता है किस पे, एक्सटर्नल इंटरप्रिटेशन बाय द ऑब्जर्वर देन द स्टेटेड पर्पस ऑफ द रिसीवर एंड सेंडर। एंड लास्ट वन जो आया वो है कौन सा, अटेंशन गेनिंग मॉडल, जिसके अंदर ये मास मीडिया का मॉडल है, जिसके अंदर मासेस जो है, बोले तो जो पॉपुलेशन है उसकी
अटेंशन को गेट करने के लिए जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अटेंशन गेनिंग मॉडल। इसमें अटेंशन गेनिंग मॉडल कम्स क्लोजर टू द मेन मीडिया गोल ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑडियंस। ऑडियंस व्यू करती है मीडिया को एज ए एस्केपिस्ट एंड डिविजनरी। ऑडियंस जो है वो मीडिया को हमेशा देखती है ऐसे तमाशे के तौर पे, ठीक है ना। Thus it is in conflict with the above two model. Media culture and practice have a lot to do with the attention holding goal. Attention is measurable in the time allotted and the intensity of the involvement with the type of content. Attention जो है अगर आपको नापनी हो कि attention मिल रही है नहीं मिल रही है, तो वो आप जो है वो देखेंगे कि कितना टाइम allot किया गया आपके प्रोग्राम को, या कितनी इंटेंसिटी है इन्वॉल्वमेंट की, कितने लोग आपके प्रोग्राम को व्यू कर रहे हैं, तो उससे पता चलेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो गेन हुई है या नहीं हुई है। अटेंशन डिस्प्ले करता है फॉर्म्स एंड एसोसिएशन आर एसोसिएटेड विद service mode. The mass communication market is mainly concerned with attention more than anything else. That is why it sell the medium to the advertiser. मोटा मोटी बात आप ये बस ध्यान रखिएगा, मासिस की अटेंशन को गेन करने के लिए जो कम्युनिकेशन किया गया उसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन गेनिंग मॉडल। और ये थोड़ा ध्यान रखना कि मास मीडिया के मॉडल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है आपका ट्रांसमिशन, एक है आपका एक्सप्रेशन या रिचुअल, और एक है कौन सा, अटेंशन गेनिंग मॉडल। इसके बाद नया चैप्टर आता है जी, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, बहुत सारे तरह के कम्युनिकेशन हमने इसमें पढ़े थे। तो सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनल एलिमेंट। सबसे पहला है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। अगर कोई पर्सन जो है वो खुद से, इंडिविजुअल जो है वो खुद से अगर बात करता है उसको बोलते हैं क्या, इंट्रापर्सनल। अपने स्वयं के साथ में जो आपका इंटरेक्शन होता है या खुद के साथ में जो आप बात करते हैं, ठीक है, खुद के साथ कोई प्रॉमिस करते हैं, दैट इज नोन एज द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और दूसरे पर्सन के साथ में अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं क्या, इंटरपर्सनल, या इसी को बोलते हैं डायडिक। मैंने आपको बताया था क्या होता है डायडिक कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो क्या, इट इज ए कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल का अपने खुद के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। टॉकिंग टू वन सेल्फ, क्या बोलता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू वन सेल्फ, खुद की बात सुनना समझना, एंड रिलेटिंग वन टू वन सेल्फ, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना। ये सब जो है इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है इसको बोलते हैं क्या, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग म्यूटरिंग करते हैं। म्यूटरिंग का मतलब क्या, बड़बड़ाना, ठीक है। या कोई बात हो गई, हम ऐसा कोई शॉकिंग न्यूज है तो हम बोलते हैं ओह माय गॉड, मतलब खुद के साथ ही हमने क्या किया, कम्युनिकेट किया। दैट इज नोन एज इंट्रापर्सनल। कोई पर्सन जो खुद के साथ में कोई बात करता है उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। एक होता है इंटरपर्सनल, औरों के साथ जो बात करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब फेस टू फेस दूसरे पर्सन के साथ में अगर कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है, दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल। तो बोलते हैं इट इज ऑल्सो टर्म एज डायडिक, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायडिक। इट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और इनवर्बल। इट टेक प्लेस बाय means of words, sound, facial expression, gesture and posture. It is effective communication situation because you can get immediate feedback. ये effective भी होता है, जो टू वे होता है, क्योंकि इसमें आपको फीडबैक भी साथ साथ मिलता रहता है। ड्यू टू प्रोक्सिमिटी, क्योंकि आसपास होते हैं दोनों, सेंडर एंड रिसीवर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज इमोशनल अपील टू, इसमें इमोशनल अपील भी होती है, क्योंकि दूसरे पर्सन के हाव भाव को देख के हम लोग जो है वो हमारे कम्युनिकेशन को मोल्ड भी कर सकते हैं। तो खुद के साथ जो कम्युनिकेशन किया गया इंट्रापर्सनल, दूसरों के साथ जो कम्युनिकेशन किया गया इंटरपर्सनल। इसके बाद में आएगा एक होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर बात करूं ग्रुप कम्युनिकेशन का, तो हम लोग जो है वो ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के बीच में, ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बना कई सारे मेंबर्स का, तो ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन किया गया, एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन किया गया, दैट इज नोन एज क्या, ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो होता है हमारा एक लीडर, और लीडर के 2 तरह के टास्क होते हैं। एक होता है टास्क ओरिएंटेड रोल, लीडर 2 रोल निभाता है, एक है टास्क ओरिएंटेड रोल और एक होता है कौन सा, मेंटेनेंस। टास्क ओरिएंटेड के अंदर वो क्या करेगा, डिस्कशन को स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद मेंटेनेंस के अंदर वो क्या करेगा, एंगेज खुद नहीं हो रहा है, वो क्या करता है, क्या करेगा, मेंटेन करता रहेगा। मतलब सभी मेंबर जो आपस में बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट करे, कोई भी बीच में बैरियर्स राइज ना हो, तो वो बीच में आगे और क्या करता रहेगा, मेंटेन करता रहेगा। इसके बाद है कम्युनिकेशन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेस पे 2 है, एक है वर्बल और एक है कौन सा, नॉन वर्बल। और वर्बल के अंदर आपके 2 आएंगे, एक आएगा ओरल और एक आएगा कौन सा, रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें हम वर्ब्स का यूज करते हैं, बोलते हैं वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल मींस द यूज ऑफ वर्ड्स, जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसको, वर्ड्स को इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरीके का है। जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करें तो एक एक्रोनिम अपने को ध्यान रखना होता है, वो है किस, KISS बोलते हो, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी आप दूसरे पर्सन के साथ कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन करें तो ये ध्यान रखें, मेक श्योर कि वो सिंपल भी हो और कंसाइज भी हो, और एकदम क्या सिंपल तो हो और साथ में क्या शॉर्ट भी हो। आगे अब वर्बल कम्युनिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है ओरल और एक होता है कौन सा, रिटन। सबसे पहले बात करेंगे ओरल का। तो ओरल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, ओरल कम्युनिकेशन वो है जिसके अंदर स्पोकन वर्ड्स को यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओरल कम्युनिकेशन। जब भी हम ओरल कम्युनिकेशन करें तो कुछ बातों को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा।
वो है सबसे पहला पिच एंड वॉल्यूम। पिच मतलब आवाज, और जो वॉल्यूम का मतलब है तीव्रता। आपकी जो आवाज है, जो आप बोलने की जो गति है, उसको आप जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब जो पिच होती है वो बताएगी आपकी हाईनेस या आपका लोनेस ऑफ द टोन, ठीक है। और ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आपका रेट, इट इज द स्पीड एट विच द वर्ड्स आर डिलीवर। बोलने की जो आपकी जो स्पीड है वो बताएगी, आपका रेट बताती है। फिर एक क्लैरिटी होना चाहिए किसके अंदर, स्पीकिंग में और आर्टिकुलेशन के अंदर। जब भी आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो क्लैरिटी होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका टोन ऑफ वॉइस जो है वो आपका लाफ्टर या फिर और जो चीजें हैं वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और साथ में आप पैरा लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एडवांटेज बता रखा है कि वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज के सबसे पहले स्पॉन्टेनियस नेचर का है, हाथों हाथ हो जाता है, ठीक है। आपको लिखने लुखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें टाइम लगे। अच्छा, इट इज देयरफॉर इजी है, ठीक है जी। यूज ऑफ वर्ड्स जनरली सू द, ये लिसनर, ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है जो लिसनर को जो है वो क्या करते हैं, सूट करते हैं। ये सपोर्टेड बाय द नॉन वर्बल। वर्बल के साथ में कई बार हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, आपस में जो है वो इशारे मतलब बात तो कर रहे हैं, और कई बार क्या करता है कि मान लीजिए कोई पर्सन थोड़ा हैवी प्रोक्सिमिटी है, मतलब वो आपसे दूर है, तो आप इशारा करके भी उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे, कम्युनिकेटर और द पर्सन हु कम्युनिकेट इज ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है इसको बोलते हैं आप लोग क्या, वर्बल। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला, वर्ड्स स्पोकन डिसअपीयर इनटू थिन एयर एंड देयरफॉर वर्ड्स आर टेम्परेरी। वर्ड्स है वो क्या है, टेम्परेरी है। वर्ड्स आर नॉट परमानेंट, ये भी ध्यान रखना, वर्ड्स है वो परमानेंट नहीं है। अनलाइक रिटन कम्युनिकेशन, वर्ड इज हर्ड इज ऑफन फॉरगॉट, जो भी आपने सुना वो अक्सर आप भूल जाते हैं, तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम है। फिर आता है कौन सा, रिटन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम रिटन साइन सिंबल को यूज करते हैं, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर हो, मतलब टाइप करके प्रिंट निकलवा लिया, चाहे वो हैंड रिटन हो, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिटन कम्युनिकेशन। अब वर्बल है और रिटन है, तो आपको मैंने बता दिया ओरल है या रिटन है, ये दोनों के दोनों जो है वो पार्ट है किसके, वर्बल के, क्योंकि वर्बल के अंदर हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब वर्ड्स को हम बोल भी सकते हैं और वर्ड्स को हम लिख भी सकते हैं। इसके बाद ये कुछ बोल रहे हैं कि आपके टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कौन कौन सा है, ओरल भी है, रिटन भी है। तो अलग अलग जगह पे, स्मॉल ग्रुप में और लार्ज ग्रुप के अंदर जो है आपका कम्युनिकेशन जो है वो क्या रहेगा, अलग अलग है, ठीक है, मोड अलग अलग रहेगा। स्मॉल ग्रुप है तो ओरल के अंदर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, टेलीफोनिकली बात भी कर सकते हैं। और लार्ज ग्रुप है तो फिर उसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन अगर आपको ओरल कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो आप लेक्चर मेथड का सहारा ले सकते हैं, मीटिंग्स का सहारा ले सकते हैं, रेडियो शॉर्टकट सर्किट का एक्सेट्रा। इसके बाद अगर मान लो रिटन कम्युनिकेशन है तो स्मॉल ग्रुप के अंदर आप जो है वो किस मोड को, लेटर मोड को या टेलेक्स मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लार्ज ग्रुप के अंदर रिटन फॉर्म के अंदर आप सर्कुलर, न्यूज लेटर, हैंडबुक हो गया, पोस्टर हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है ये आपका कौन सा, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर अगर उसकी हम बात करें तो इसके तीन एलिमेंट है, एक है अपीयरेंस, एक है बॉडी लैंग्वेज और एक कौन सा, साउंड। अपीयरेंस के अंदर जनरली जो है वो हम लोग ये देखते हैं कि जो स्पीकर है उसकी और साथ में जो सराउंडिंग है, आसपास का जो एरिया है जहां पे कम्युनिकेशन किया जा रहा है वहां की जो है वो सराउंडिंग कैसी है, तो ये दोनों जो है वो अपीयरेंस का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आएगा बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया। और साउंड के अंदर आएगा आपकी वॉइस की टोन, वॉल्यूम या स्पीच रेट, ये सब इसका पार्ट है। इसके बाद में आएगा जी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, एक होता है स्टैटिक और एक है कौन सा, डायनेमिक। स्टैटिक के अपने कुछ फीचर है, डायनेमिक के अपने कुछ फीचर है। स्टैटिक कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है जी आपका डिस्टेंस, ये इसका एक फीचर है, मतलब वो पर्सन जो है वो कहां पे खड़ा है, ठीक है, कितनी दूर है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो, तो डिस्टेंस मैटर करता है। दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब जो है वो बेसिकली यहां पे ये है कि वो पर्सन कैसे है, मतलब कैसे खड़ा है, फेस टू फेस है आपसे या उसने आपके सामने जो बैक की हुई है, तो वो आपको देखना पड़ता है। फिर है पोस्चर। पोस्चर का मतलब ये है कि वो खड़ा है या वो बैठा है या वो लेटा हुआ है, उस चीज का भी इंपैक्ट पड़ता है। और फिर है फिजिकल कंटेक्स्ट, कि अगर हम कई बार क्या होता है कि और दोस्तों से हाथ मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम हाथ मिलाते हैं हमारे किसी फ्रेंड से, तो जनरली ऐसे करके, और मान लीजिए हम अभी दो हाथ नहीं है, दूसरा होता तो ऐसे करके इस तरह भी मिलाते हैं, ठीक है। और अगर हम मान लो किसी प्रोफेशनली अगर किसी पर्सन से हैंड शेकिंग करते हैं तो एकदम नॉर्मल सा होता है बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, इस चीज का भी हमारा ये फीचर है, किसका, स्टैटिक फीचर है, जब हम जो है वो क्या करते हैं, कोई नॉन वर्बल नेचर का कम्युनिकेशन करते हैं। और डायनेमिक के अंदर क्या आएगा, जो चेंज होता रहेगा, लाइक आपका फेशियल एक्सप्रेशन वो हमेशा सेम सा नहीं रहता, वो क्या होता है, चेंज होता रहेगा। लाइक आपका गेस्चर, लाइक आपकी लुकिंग जो है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ये आपके जो है वो डायनेमिक फीचर है। इसके बाद में आएगा कम्युनिकेशन जो है बेस्ड ऑन द पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस स्टाइल के बेस पर दो तरीके का, एक आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक है कौन सा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कुछ सर्टेन रूल्स है, कुछ सर्टेन रेगुलेशन है, इनको अपने को फॉलो करना पड़ता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक संस्था के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे उसमें 4 लेवल है, तो सबसे टॉप लेवल जो है वो है ए, उसके बाद छोटा लेवल बी, फिर सी, फिर डी। अब डी को अगर मान लो ए से बात करनी है तो डी डायरेक्टली ए पे नहीं जा सकता, डी पहले जाएगा किसके ऊपर, डी पहले जाएगा सी पे, सी बोलेगा बी को, बी बोलेगा ए को। इस
तरह का एक जो कम्युनिकेशन है जिसके अंदर एक सीरीज होती है पूरी जिसको आपको फॉलो करना होता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फॉर्मल। और एक होता है इनफॉर्मल, जिसके अंदर आप किसी भी पर्सन के साथ में जाके बात कर सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ में जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद डायरेक्शन के बेस पर एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल कम्युनिकेशन रहेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, मतलब आप ऊपर वाले लोगों से भी बात कर सकते हो या ऊपर वाले लोग नीचे वालों से भी बात कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल आपके दो तरीके का रहेगा, एक रहेगा कौन सा, अपवर्ड, और एक रहेगा कौन सा, डाउनवर्ड, और एक रहेगा लेटरल या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब दो सेम लेवल के लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इसके बाद में आएगा जी आपका डायगोनल। एक होता है डायगोनल, ऐसा जब दो डिसिमिलर लेवल के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डायगोनल। आप बात करेंगे कम्युनिकेशन के नेटवर्क के बारे में। जब भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा एक नेटवर्क बनता है जिसके अंदर कई सारे लोग जो है वो इंक्लूड होते हैं, मतलब कई सारे लोग मिलकर अगर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनका क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क जो है वो अलग अलग तरीके का है, तो हम यहाँ पे अगर नेटवर्क की बात करेंगे तो 4 तरह का नेटवर्क है। सबसे पहले नंबर पे आया कौन सा, चेन। ये जैसे है आपका दे रखा है फर्स्ट वाला, चेन के अंदर क्या रहेगी, एक पूरी पूरी चेन बनेगी। इट फॉलो ए फॉर्मल चेन ऑफ कमांड और एज इन द केस विद ए टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, हियर मेंबर कम्युनिकेट करेगा विद ईच अदर इन ए प्री प्लान्ड सीक्वेंस के अंदर। एक होता है व्हील, जैसे ये देखो ये ऊपर व्हील आपको बना के दे रखा है। व्हील के अंदर बेसिकली क्या रहेगा, सभी लोग आपस में बात करेंगे लेकिन बीच में एक क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा फ्रॉम वन सेंट्रल मेंबर ऑफ द ग्रुप टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, व्हील कम्युनिकेशन। एक होता है कौन सा, सर्कल। अगर मैं बात करूंगा सर्कल का, तो सर्कल के अंदर ये कुछ ऐसा बनेगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एक पर्सन अपने इधर वाले और साथ वाले से बात कर सकता है, इसको बोलते हैं सर्कल। मेंबर कम्युनिकेट इनफॉर्मली विद एडजॉइनिंग मेंबर, जो एडजॉइनिंग मेंबर है, साथ में जो दो मेंबर है उनसे बात कर सकता है, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्ड एक्सपीरियंस, बिलीफ, एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, बैकग्राउंड और ऑफिस लोकेशन के बेस पर। इट मे हैव ए फॉर्मल लीडर एज वेल बट इंटरेक्शन स्टिल लेटरल नेचर का रहता है। और एक होता है कौन सा, ऑल चैनल, जिसमें कोई भी किससे भी बात कर सकता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ऑल चैनल नेटवर्क। इसके बाद में टाइप आपको बता रखी है यहाँ पे, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ये तो आपको मैंने करवा दिया। फिर है अब कुछ इंपोर्टेंट इंट्रा ग्रुप और एक इंटर ग्रुप। जब एक ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो अब आपस में अगर कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन। और अगर दो अलग अलग ग्रुप के मेंबर आपस में बात करते हैं, एक है ए ग्रुप, एक है बी ग्रुप, ए के अंदर 10 मेंबर है, बी के अंदर भी 10 मेंबर है, जब इन ये दोनों अलग अलग ग्रुप के मेंबर आपस में क्या करें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन दो तरीके का, एक है इंट्रा और एक है कौन सा, इंटर। फिर रहेगा फॉर्मल और एक है कौन सा, इनफॉर्मल। ये तो आपको मैंने बता दिया। फॉर्मल रहेगा कौन सा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, और जो इनफॉर्मल रहेगा उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ग्रेपवन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसके बाद में आएगा जी आपका कम्युनिकेशन, एक है कॉन्टिजियस और एक है कौन सा, नॉन कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस रहेगा कौन सा, निकटवर्ती। बोले तो जब सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में टच में होते हैं उसको बोलते हैं क्या, कॉन्टिजियस नेचर, कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन। और जब वो दोनों आपस में टच में नहीं होते उसको बोलते हैं क्या, नॉन कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन। फिर एक होता है डायरेक्ट और एक होता है कौन सा, मीडिएटेड। जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं क्या, फेस टू फेस कम्युनिकेशन या डायरेक्ट। और एक होता है जिसमें किसी मीडिया का सहारा लिया गया, जिसके अंदर दो पर्सन आपस में फेस टू फेस नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीडिएटेड। फिर एक वर्ड आएगा उसको बोलते हैं निमोनिक। निमोनिक की अगर मैं बात करूं, निमोनिक बेसिकली क्या होता है, ये मेमोरी डिवाइस है। कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए अगर 5-6 टर्म्स आ गए या अब उनको आपस में अगर आपको सीक्वेंस के अंदर याद करना है तो हम उसके क्या बनाते हैं, शॉर्ट निमोनिक्स बना लेते हैं। तो निमोनिक्स आर द मेमोरी डिवाइस दैट हेल्प लर्नर रिकॉल द लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो लर्नर को मदद करता है क्या करने में, रिकॉल करने में लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, निमोनिक। फिर एक वर्ड आएगा काइनेसिक्स। काइनेसिक्स जो है वो बेसिकली एक मेजर फॉर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ये भी एक तरीका है, ठीक है। काइनेसिक्स के अंदर जो है ये स्टडी, ये इसमें हम बात करते हैं नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट का, मतलब लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने में। और मेहरबियन ने जो है वो एक यहाँ पे अपने को 3V फॉर्मूला दिया था, जिसके अंदर 3V का मतलब होता है क्या, वर्बल, वोकल, विजुअल, जिसमें ये बोला गया कि सबसे ज्यादा जो है वो यूज होते हैं क्या, सब मतलब देखो इसमें 3V मतलब वर्बल, वोकल, विजुअल। बोलते हैं वर्ड्स जो है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो आपस में वर्ड्स का एक्सचेंज होता है ओनली 7%, जो टोन ऑफ वॉइस है ये इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं 38%, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो 55% जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करती है। इसीलिए यहां पे एक रूल बना, उसको बोलते हैं 7, 38, 55, ठीक है। इसका एब्रीविएट करता है 3V। 3V बोलते हो वर्बल 7 है, वर्बल 7% है वर्बल, 38% है वोकल और 55% जो है वो क्या है, विजुअल है, ठीक है। इसके बाद में फिर कुछ और अटेंशन यहाँ पे बता रखा है, ये देख लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है जी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर बात करूंगा मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा अगर कॉमन जो लैंग्वेज को यूज करके जो मीनिंग है वो समझा दिया गया। मतलब मैंने अगर अपनी कोई बात आप तक पहुंचानी है, मैंने अपनी बात बोल दी, आपने उसको लिसन किया और उसको उसी तरीके से समझा और मुझे फीडबैक दिया, डेट इज नोन एज क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन वो कैसा रहा, वो इफेक्टिव। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक कैरेक्टरिस्टिक क्या, सबसे पहला दे शुड बी क्लैरिटी, क्या होना चाहिए मैसेज के अंदर,
क्लैरिटी होना चाहिए अमंग द सेंडर एंड रिसीवर। दूसरा, मैसेज शुड बी वेल प्लान्ड एंड कंप्लीट, मैसेज जो है वो पूरी तरह से वेल प्लान्ड हो और कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। द मैसेज शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट, सिंपल और शॉर्ट विद नो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। फीडबैक ऑफ द मैसेज शुड रीच द सेंडर विदाउट एनी डिले, सेंडर को जो है आप इमीडिएट जो है फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। टू अंडरस्टैंड द रिसीवर द सेंडर शुड हैव एम्पैथी, रिसीवर को अंडरस्टैंड करने के लिए सेंडर जो है उसको रिसीवर के प्रति क्या होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। द सेंडर शुड मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू द लेवल एंड द नीड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस को देख के अगर आपको लगता है कि मैसेज में कोई अल्टरेशन करने की जरूरत है तो आप उसको कर पाए। और गेस्चर और अदर नॉन वर्बल टेक्निक को भी साथ में यूज किया गया हो, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हमारे किसके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। दूसरी एक बात और आती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे 7 C's और 4 S चलते हैं। 7 C's के अंदर सबसे पहला आता है जी आपका, वो है जी आपका क्लियर। ये 7 C हैं कम्युनिकेशन के। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना है तो ये 7 आपके जो कुछ पॉइंट्स है ये आपके अगर आपके कम्युनिकेशन के अंदर इनबिल्ट है तो आपके द्वारा किया गया कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। कौन कौन से, सबसे पहला क्लियर, व्हेन राइटिंग और स्पीकिंग बी क्लियर, जब भी आप कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर लिख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप में क्लियरिटी होनी चाहिए, आपकी बातों के अंदर क्या है, क्लियरिटी होनी चाहिए, चाहे वो बोल के हो चाहे वो लिख के हो। दूसरा, कंसाइज, व्हेन यू कंसाइज यू स्टिक टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब ये है कि कंसाइज की मतलब ये है कि आप एकदम टू द पॉइंट बात करें, घुमा फिरा के बात ना करें। फिर है कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब जो है मैसेज कंक्रीट होना चाहिए, आपकी ऑडियंस जो मतलब कंक्रीट का मतलब यहां पे ये कि आपके ऑडियंस को एकदम क्लियर पिक्चर मिले कि आप एक्चुअल के अंदर जो है आप उनको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर करेक्ट, करेक्ट का मतलब ये है कि जो मैसेज दिया गया वो एकदम स्पेल्ड करेक्टली, एकदम बढ़िया तरीके से स्पेल्ड किया गया और एरर फ्री हो। फिर कंप्लीट, मैसेज मस्ट कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू अचीव द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। फिर कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब जो है ये कि मैसेज जो है वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए, इसका मतलब पुरानी बातों से जो है लिंकअप में हो, आइसोलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर एक कर्टसी, जब भी आप मैसेज ट्रांसमिट करेंगे, जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे दूसरे पर्सन के साथ में, देन मेक श्योर कि आप बी पोलाइट, बी फ्रेंडली, ओपन एंड होनेस्ट होना चाहिए। देयर इज नो हिडन इंसल्ट और द पैसिव अग्रेशन टोन, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये है 7 C। अगर 7 C's अगर मान लीजिए हैं तो नेचुरल बात है कम्युनिकेशन और भी बेटर होगा। और कुछ हमारे 4 S है। 4 S के अंदर बेसिकली आता है क्या, शॉर्टनेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आपका जो मैसेज है वो क्या, शॉर्टनेस बोलते हैं, सिमिलर टू कंसाइजनेस, ठीक है। मैसेज शॉर्ट, जितना शॉर्ट होगा उतना, जितना एज शॉर्ट एज पॉसिबल आप जो है मेंटेन करें। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर के ऊपर। इसके बाद आता है कि सिंसेरिटी, मैसेज दैट आर कन्वे शुड अपील टू एवरीवन हु रिसीव द मैसेज। मतलब सिंसेरिटी का मतलब यहां पे जो है वो ये है कि उस पर्सन को अपील भी करता, उस पर्सन को शो भी करता जिसको मैसेज भेजा गया। एंड द सिंप्लिसिटी, बोथ इन, मतलब सिंप्लिसिटी आपको मेंटेन करनी है किसमें, जब आप वर्ड्स को यूज करते हैं या आइडिया जो अपना आप रिवील करना चाहते हैं, तो दोनों के अंदर क्या, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जी अब आपके कुछ बैरियर। बैरियर का मतलब ये है जो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को पूरा से रोकते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें आपके 10-12 तरह के बैरियर। सबसे पहले आता है टेक्निकल बैरियर। टेक्निक मतलब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर तो वैसे वैसे कम्युनिकेशन बढ़ तो रहा है, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी की वजह से जो दिक्कतें आती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टेक्निकल बैरियर। जैसे प्रॉब्लम आ जाना, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या आपका जो हार्डवेयर डिवाइस है या आपका जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर कोई नया जो है वो क्या आ गया, वर्जन आ गया, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो गई है, सपोर्ट नहीं कर पा रही है, इम्प्रॉपर नॉलेज है, मान लो आपको टेक्निक की नॉलेज नहीं है, या सम अनइंटेंशनल थिंग्स लाइक नॉइस, मान लो कुछ ऐसा राइज हो गया, इसको बोलते हैं आप लोग का टेक्निकल बैरियर। दूसरा था फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लोकेशन के ऊपर। इसके अंदर क्या क्या आएगा कि लोकेशन ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है, अगर लोकेशन ऐसी है जहां पे कम्युनिकेशन किया गया दैट इज टू नॉइसी, मतलब बहुत ज्यादा जो है शोर शराबा हो रहा है। इफ दे आर कम्युनिकेट वर्बली, अगर वर्बली कम्युनिकेशन किया गया तो अगर क्या पता वो ऑडिबल ही नहीं है, दूसरा पर्सन जो है उसको सुन ही नहीं पा रहा, ये सब इस तरह का जो बैरियर है इसको बोलते हैं आप लोग क्या, फिजिकल बैरियर। या जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो गया है तो उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। इसके बाद आएगा कौन सा, सिमेंटिक। सिमेंटिक बोलते हो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर, ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, सिमेंटिक। इसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, अगर मान लीजिए अगर सेंडर रिसीवर जो है वो अलग अलग लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, इट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सिमेंटिक बैरियर। या अगर सेंडर या रिसीवर जो है वो डिफरेंट मीनिंग निकाल रहे हैं किसका, वर्ड्स का, सिंबल का या साइन का, या पुअर वोकैब को जो है वो क्या किया गया, यूज किया गया, या चाहे गुड वोकैब यूज की गई है लेकिन ग्रामर या आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी प्रॉपर नहीं है मान लो, तो इससे रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सिमेंटिक बैरियर। कई बार ऐसा होता है कि मिसकम्युनिकेशन राइज होता है वर्ड से भी, कि लिटरल मीनिंग बोला गया या मतलब डायरेक्ट मीनिंग, डिनोटेटिव मीनिंग बोला गया या कोनोटेटिव बोला गया, उसकी वजह से भी हमारे जो बैरियर राइज होते हैं उसको बोलते हैं आप लोग का सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। फिर
फिर आएंगे जी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर बेसिकली आपका आता है कि अगर मान लो डिफरेंट लेवल ऑफ हियरार्की है, ठीक है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी रूल्स इनकी वजह से जो बैरियराइज होता है इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। इसके बाद आएगा आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर बेसिकली क्या आएगा, मेंटल कंडीशन या इमोशनल बैरियर जो होते हैं वो सब साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट है। इसमें क्या आएगा, अगर मान लो सेंडर रिसीवर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं या उसकी वजह से जो मिसकम्युनिकेशन हो गया उसको बोलते हैं आप क्या, साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद क्या आएगा, क्या अगर मान लो पर्सन जो है वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है, बोले तो वो अपने आप में रहने वाला है, तो उसकी वजह से जो बैरियराइज होगा, कुछ बोलता ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या, साइकोलॉजिकल। फिर अगर कम्युनिकेशन जो है वो जजमेंटल, या अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, अगर कम्युनिकेटर जो है वो जजमेंटल बेस पर काम करेगा, इसका मतलब खुद ही कंक्लूजन निकाल लेगा बिना किसी तथ्यों को ध्यान में लाए हुए, तो वो है आपके साइकोलॉजिकल, ठीक है। इसके बाद है कुछ आपके सोशल बैरियर भी है। सोशल बैरियर के अंदर जैसे सोशल स्टेटस हो गया या रैंक, ठीक है, किसका, कम्युनिकेटर का या ऑडियंस का, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, सोशल बैरियर। फिर कुछ हमारे कल्चरल बैरियर्स भी हैं, कल्चर की वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता। अब कल्चरल बैरियर के अंदर क्या आएगा, लाइक मान लो अलग अलग कल्चर के अंदर वर्ड्स जो अलग अलग होते हैं, जैसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर लेना साइन का या फिर किसका, सिंबल का। मैंने आपको बताया था कि किसी जगह पे वाइट जो है, अब जैसे आप खुद देखिएगा कि फॉरेनर्स जब शादी करते हैं तो वो लड़की जो है वो व्हाइट कपड़े जो है वो डाल, जो ब्राइड है वो व्हाइट कपड़े डाल के जाती है, और जो ग्रूम है वो ब्लैक कलर के जो है वो कपड़े डाल के जाता है, ब्लैक कलर का सूट वो जो है वो डाल के जाएगा। लेकिन अगर वही मैं बात करूंगा जनरली, अगर अपने इंडिया में बात करते हैं हिंदू, तो अपने यहाँ पे जो है लड़की व्हाइट नहीं डालती है, लड़की जो है वो रेड कलर का डाल के जाएगी जनरली, ठीक है, और लड़का जो है वो ब्लैक नहीं डाल के आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसको अपशगुन माना जाता है। तो ये कल्चर का क्या आगे डिफरेंस हो गया। तो इस तरह का जो बैरियर्स होता है उसको बोलते हैं कि आप लोग कल्चर बैरियर। इसके बाद आएगा जी आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर जैसे मान लो कि अगर आपके सारी सेंसेस जो है वो काम नहीं कर रही हैं प्रॉपरली, जैसे आप जो है वो सुनाई आपको कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है मान लो, तो उसकी वजह से जो बैरियराइज होता है कम्युनिकेशन में, डेट इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिर आता है आपका परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बोले तो आपकी अवधारणा, कई बार हम चीजों को जो है वो परसीव करते हैं अपने हिसाब से, उसकी वजह से जो दिक्कतें आती है उसको बोलते हैं परसेप्चुअल। एंड फिर आएगा क्या, एटीट्यूड बैरियर, बोल तो आपका रवैया कैसा है। इन सब की वजह से जो है वो बैरियर राइज होते हैं। इसलिए ये जो भी ऊपर बैरियर है उन बैरियर को तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सेंडर ओरिएंटेड बैरियर, एक है रिसीवर ओरिएंटेड, और एक है कौन सा, चैनल। तो सेंडर ओरिएंटेड, जो सेंडर के पार्ट पे जो दिक्कतें हैं उसको बोलते हैं सेंडर ओरिएंटेड बैरियर। जो रिसीवर के पार्ट पे प्रॉब्लम्स आ रही है उसको बोलते हैं रिसीवर ओरिएंटेड। और जो चैनल को आपने यूज किया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, उस चैनल से रिलेटेड जो बैरियर्स है उनको बोलते हैं कि चैनल ओरिएंटेड बैरियर। अब कैसे कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं, तो ये सब आपको बताया गया कि इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सिंपल लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, लेवल ऑफ नॉलेज जो है कम्युनिकेट करने से पहले जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका नॉलेज का जो लेवल है उसको आप पहचाने, ध्यान से लिसन केयरफुली, अपने इमोशंस को कम्युनिकेशन करते हुए इमोशंस को कंट्रोल करें। एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज, उसको भी आपको ध्यान में लाना चाहिए कि जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है उसको भी समझना आपको आना चाहिए। इसके बाद कंसेप्चुअल फिल्टर की बात की जा रही है। कंसेप्चुअल फिल्टर क्या, एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एक इंडिविजुअल जो है उसका जो साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है आर बेसिकली टर्म एज अ कंसेप्चुअल फिल्टर, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कंसेप्चुअल फिल्टर। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद नया आता है जी चैप्टर आपका मास मीडिया। अगर बात करूंगा मास मीडिया का, तो मास मीडिया का मतलब क्या, मास मीडिया रेफर टू डाइवर्स एरे ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी। जब हम लार्ज ऑडियंस से बात करने के लिए, लार्ज ऑडियंस के साथ में मास कम्युनिकेशन करने के लिए जब हम कोई मीडिया टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मास मीडिया। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे द्वारा जो मीडिया टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, दैट इज नोन एज मास मीडिया। अब मास मीडिया करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम क्या, रेडियो का सहारा लेते हैं, हम टीवी का सहारा लेते हैं, हम जो है वो क्या ब्लॉगर्स का सहारा लेते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं। दैट ऑल आर कवर्ड इन दी मास मीडिया। ओके, तो ये मास मीडिया। अब मास मतलब लार्ज लेवल पे जो बहुत सारे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मास मीडिया। अब मास मीडिया की ना कुछ हमारे यहाँ पे जो डिफाइन किया गया उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला, ऑडियंस जो है वो लार्ज और हेट्रोजीनियस है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑडियंस एक तो बहुत सारी है और दूसरा हेट्रोजीनियस है, मतलब उनके रंग रूप में, भाषा के अंदर जो है वो क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, वो एक जैसे होमोजीनियस नहीं है। दूसरा, सोर्स इज एन इंस्टीट्यूशन और द ग्रुप ऑफ मेंबर। जो सोर्स है जहां से बात पहुंचाई जा रही है वो क्या, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है या वो ग्रुप ऑफ मेंबर है, ठीक है। सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज यूज्ड टू रिप्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए किसी ना किसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया गया। बोलते इसको बोलते हैं मीडिएटेड कम्युनिकेशन। किसी ना किसी मीडिया को यूज किया गया आपस में क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद मास audience and hence name is the mass communication. Channel for mass communication are termed as a mass media. It uses mechanical devices that जो multiply करते हैं messages
मैसेजेस को कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। तो मास मीडिया में ये सब बातों को जो है वो ध्यान में लेके आते हैं। फर्दर देयर आर 4 वे टू लुक एट द ऑडियंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया को देखने के लिए जो वो 4 वे है हमारे पास में। सबसे पहले मीडिया रीच। मीडिया रीच के अंदर हम लोग जो कवर करते हैं सारे के सारे लोगों को, ठीक है, जितने लोगों तक हम मीडिया पहुंचा सकते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मीडिया रीच। फिर मीडिया असेस, कितने लोग उसमें विलिंग नहीं है उसको बोलते हैं मीडिया असेस। फिर मीडिया एक्सपोजर, मीडिया रीच में से मीडिया असेस को हटा दो तो आएगा आपका मीडिया एक्सपोजर। मीडिया एक्सपोजर का मतलब वो सारे इंडिविजुअल जो those individual who actually expose themselves to the media are known as a media audience। जो एक्चुअल में मीडिया तक जिनकी मतलब जो खुद मीडिया तक पहुंच रहे हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मीडिया एक्सपोजर। और फिर है मीडिया इफेक्ट। ये वो इंडिविजुअल है डेट हैव एक्सपोज टू द मास कम्युनिकेशन प्रोडक्ट एंड हैज अंडरगोन ए चेंज इन देयर नॉलेज, ओपिनियन, एटीट्यूड और बिहेवियर। जो मास मीडिया को इस्तेमाल करके अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आए उसको बोलते हैं मीडिया इफेक्ट। उनके ऊपर मीडिया का क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा, ठीक है जी। इसके बाद में आएगा जी आपका मास मीडिया के हमारे मास मीडिया एंड सोसाइटी और ट्रेडिशनल और मॉडर्न न्यू मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर तो हम लोग जो है मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए हम ट्रेडिशनल मीडिया को भी यूज करते हैं और न्यू मीडिया को भी। ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर तो हम बेसिकली जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसको, लाइक मान लीजिए स्टोरी, गाने, नुक्कड़ पे खड़े होकर गाने गए या फिर वहां पे कोई प्ले किया या कठपुतली का खेल दिखाया, उसके थ्रू जो है हम लोग अपनी बात वहां तक हमारे लोगों तक जो है पहुंचाते हैं। और जो नए एडवांस मीडिया की अगर हम बात करें तो एडवांस मीडिया में क्या कहता है, सबसे पहले आता है जी आपका रेडियो। रेडियो का इस्तेमाल करके जो है हम लोग जो है वो अपनी बात दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। अपने इंडिया के अंदर रेडियो जो है वो सबसे पहले 1923 के अंदर जो है वो कलकत्ता के अंदर जो है वो क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद में जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है वो 1927 से प्रॉपर्ली स्टार्ट हो गई थी और 1936 के अंदर ऑल इंडिया रेडियो को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसने गवर्नमेंट सर्विस जो है गवर्नमेंट ने रेडियो सर्विस को जो है वो क्या किया, स्टार्ट किया। फिर फोटो और वीडियोस के थ्रू भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो है वो एक गले हुए फेफड़े की जो फोटो आती है और वहां लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू द हेल्थ, तो इसके थ्रू भी हम जो है अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फिर फिल्म्स, अच्छी मूवीज के थ्रू भी जो है वो एक मैसेज आप जो है पूरी जनता तक पहुंचा सकते हो। जैसे बहुत सारी मूवीज बनी है, 3 इडियट हो गया, लाइक आपका तारे ज़मीं पर हो गया, तो इनके थ्रू भी आप अपनी बातें जो और तक पहुंचा सकते हो। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन करके भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लाइक आप आजकल मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, या टैब हो गया, उसके थ्रू भी। फिर सोशल मीडिया के थ्रू लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसके थ्रू भी हम मासेस तक जो है अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ थ्योरी इमर्ज हुई है मास मीडिया के। सबसे पहले नंबर पे आते हैं लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी तो ये बोलते हैं कि मास मीडिया का लोगों के ऊपर बहुत ही कम इंपैक्ट पड़ता है, मतलब मास मीडिया का लोगों के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है। फिर क्लास डोमिनेटेड थ्योरी, मैंने आपको बताया क्या कि ये बोलते हैं कि कुछ इलाइट लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं पूरे मीडिया को और वो वही चीज दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, क्लास डोमिनेट। मतलब एक क्लास का जो है वो मास मीडिया के ऊपर क्या रहेगा, डोमिनेशन रहेगा। और एक होता है कल्चरिस्ट थ्योरी, वो ये बोलता है कि ठीक है कुछ लोगों ने जो है वो पूरे मीडिया को जो है कैप्चर कर लिया, वो वही चीज दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहिए, लेकिन लोग उनके बेस पर नहीं, लोग अपनी जजमेंट के बेस पर जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, अपनी जजमेंट के बेस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर ये कुछ आपका आगे था आरएनआई। कोई भी अगर मान लीजिए जो भी न्यूज़पेपर मैगजीन जो है अगर इंडिया के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो उनको जो है आरएनआई के पास, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के पास में अपने आप को जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, तो क्रेमिंग का इसमें क्या ही रिवाइज करने वाला। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है उस जिसको आप यूज़ करते हैं वो क्या किस किस तरीके है, लाइक ब्रॉडकास्टिंग हो गया, चाहे आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे आपका टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो, दोनों को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अलग अलग तरह के डिस्क हो गया, टेप हो गया, मूवीज हो गया, फिल्म हो गया, इंटरनेट हो गया, पब्लिशिंग डिवाइसेस हो गए, पब्लिशिंग आपके जो है लाइक आपका न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, इन सबको भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आता है लेट्स लुक एट द फ्यू पॉपुलर टर्म्स। सबसे पहले गेटकीपर, अगर बात करें गेटकीपर, तो गेटकीपर एक ऐसा पर्सन जो अलग अलग डिफरेंट मास मीडिया के अंदर काम करता है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ वर्ड शुड गेट प्रिंटेड, क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए या प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसके बाद एक टर्म आता है एंथ्रोपी। एंथ्रोपी जो है बेसिकली क्या होता है, ये एरर को बताता है, जितना एंथ्रोपी ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो आपके सिग्नलिंग एरर जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी और उतना ही कम्युनिकेशन आपका बैरियर्स आते रहेंगे उसके अंदर। न्यू वेव जो है बस आपको मैंने बताया था कि सिर्फ एक बात याद रखना, क्या ये एक्सपेरिमेंटल स्टाइल आया है किसका, फिल्म मेकिंग का। फिर है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम का मतलब क्या, जब मीडिया के अंदर लार्जेस्ट ऑडियंस होती है जिस टाइम पर, उसको बोलते हैं प्राइम टाइम। फिर है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का एग्जांपल मैंने आपको दिया इसमें, जैसे अभी वो सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस चल रहा है, तो उसके अंदर क्या मीडिया जो है उसको कोई एक छोटी सी बात बदल दे, वो ऐसी हेडलाइन बनाएगी कि पकड़ा गया कातिल। अभी तक यार कुछ भी नहीं हुआ है, सीबीआई का इंक्वायरी अभी बैठी है, सीबीआई उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, देन फिर मामला कोर्ट में जाके सीबीआई कोर्ट के अंदर फिर फैसला आएगा। अभी बहुत सालों लगेंगे उसके अंदर, लेकिन ये क्या जो मीडिया वाले वो क्या करते हैं,
एक ही सीधा ऐसी हेडलाइन दिखाएंगे बिना किसी फैक्ट के कि हाँ पकड़ा गया कातिल, और उसके बाद जो है वो क्या, बिना किसी फैक्ट के जो ऑडियंस को गेन करने के लिए जो ये किया गया, इस जर्नलिज्म को बोलते हैं आप लोग क्या, येलो जर्नलिज्म। तो ये क्या, इट यूजेस शॉकिंग हेडलाइंस, ये यूज करते हैं शॉकिंग हेडलाइंस को टू कैच द पीपल अटेंशन टू सेल सम न्यूज़पेपर, इसको बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। एक होता है अल्टरनेट मीडिया। अल्टरनेट मीडिया क्या, वैसे तो मास मीडिया सभी को कवर करता है, लेकिन जो रह गए उन तक पहुंचने के लिए हम अल्टरनेट मीडिया का सहारा लेते हैं। फिर है पार्टिसिपेटरी मीडिया। पार्टिसिपेटरी मीडिया जो है वो क्या, कोई भी पर्सन जिसके पास में क्या सेलफोन या कैमरा है वो इसको जो है यूज कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर था ये सर्विलेंस। सर्विलेंस जो है वो बेसिकली क्या था आपका, जिसमें हम जो है वो क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हमारी एक्टिविटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी, जैसे वो टिकटॉक वाला एग्जांपल दिया था मैंने। फिर एम्बेडेड जर्नलिस्ट, ये क्या, वो जर्नलिस्ट जिनको इंसर्ट किया गया मिलिट्री यूनिट के अंदर बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं एम्बेडेड जर्नलिस्ट। फिर मल्टीमीडिया, ये आपको पता ही है, जिसमें टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, साउंड हो गया, इसका सारा लेते हैं। अब मीडिया का यूज किया सबसे पहले एडवोकेसी, मतलब एडवर्टाइजिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं मास मीडिया को। एनरिचमेंट, अपनी नॉलेज को एनरिच करने के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशलाइजेशन के लिए मास मीडिया को यूज करते हैं। एंटरटेनमेंट करने के लिए मास मीडिया को यूज करते हैं। जर्नलिज्म के लिए जो है मतलब इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, उनको असेसिंग करके, क्रिएट करके, उसको डिसेमिनेट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए मास मीडिया को यूज करते हैं। पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए मास मीडिया को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद ये था सर्विलेंस हो गया, मतलब ये कि मास मीडिया जो है या मीडिया जो है वो बेसिकली लोगों के लिए जो है वो क्या, लोगों के लिए आंख नाक कान का काम करती है। इसका मतलब अगर मीडिया के पास में कोई बात पहुंच गई तो वो जो जनता तक भी पहुंच जाती है, तो जनता का ऐसे उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया मीडिया को, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन, पब्लिक के साथ में जो आपस में रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग मास मीडिया का सहारा लेते हैं। और जो सोशल इनहेरिटेंसीज है, हमारे जो रीति रिवाज है, जो प्रथा है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए मास मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर थ्योरीज के नाम पर हमारे पास और कौन कौन सी है, एक है हाइपोडर्मिक थ्योरी। हाइपोडर्मिक थ्योरी जो है वो बेसिकली बात करती है क्या, कि मीडिया को जो है वो गलत तरीके से जो है वो यूज किया गया। ये बोलती है दिस इफेक्ट रिफ्लेक्ट द फियर एंड ऑफ द मास मीडिया, ठीक है, बीइंग यूज्ड फॉर मैसिव प्रोपेगेंडा। इट हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड व्हेन मास मीडिया वाज थॉट टू हैव द डायरेक्ट एंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस अपॉन द ऑडियंस। इसके अंदर क्या, जो भी मीडिया बोलेगा लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और मीडिया अगर गलत बोलेगा तो लोग गलत चीज को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक और बुलेट थ्योरी, आपको करवा दिया था। फिर आपका साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। ये बेसिकली क्या बोलता है कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लोगों का समझने का जो नजरिया रहता है वो क्या अलग अलग है। इसके अंदर दो बात देखना होता है, एक है सिलेक्टिव एक्सपोजर और एक है सिलेक्टिव परसेप्शन। फिर है पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। अगर बात करूं पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी का, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि लोग जो है वो सिर्फ जो ये कैंपेनिंग चला रखे इससे नहीं, लोग जो है वो पर्सनल जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उससे जो है वो अफेक्टेड होते हैं। मतलब कुछ लोग तो जैसे अभी कांग्रेस जो है वो आरोप लगाती है हमेशा बीजेपी पे कि बीजेपी जो है वो कैंपेनिंग चला के लोगों का माइंड वॉश कर रही है। लेकिन ये जो थ्योरी आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी ये बोलती है कि लोग मतलब कम्युनिकेशन जो आपका मास मीडिया उससे नहीं, लोगों का जो मोदी के प्रति जो नजरिया है, लोगों का जो मोदी से जो आपका बेसिकली इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है ना, उससे जो है वो चीजें क्या होती है, अफेक्ट होती है, ना कि मास मीडिया से होती है। इसके बाद में फिर है आपका सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ये बेसिकली ये बोलता है कि मास मीडिया का सोसाइटी के ऊपर पूरा का पूरा या मास मीडिया का सोशल चेंजेस के ऊपर पूरा का पूरा क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके बाद है नॉर्मेटिव थ्योरी, और नॉर्मेटिव थ्योरी बेसिकली ये बोलती है कि प्रिवेलिंग पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस के अंदर मीडिया को क्या करना चाहिए, मीडिया को बिकना नहीं चाहिए, मीडिया को अपनी आवाज पूरी बुलंद रखनी चाहिए, तो उसके लिए आती है कौन सी, नॉर्मेटिव थ्योरी। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद आएगा इंपैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन द सोसाइटी। तो हम बोलते हैं कि सोसाइटी के ऊपर मास मीडिया का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत वाइडर इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर मास मीडिया का। लेकिन जब हम कंप्यूट करने लगे तो हमको वहां पे जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकला, वो आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब दिक्कत जो है वो क्या क्या आ रही है मास मीडिया के थ्रू, जो है प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। सबसे पहला मैनिपुलेशन। बहुत सारे लोग जो है, आज का मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें जो मीमर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो मीम्स बना रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं कि कोई मूवी की क्लिप दिखाएंगे, ठीक है, वीडियो क्लिप, और पीछे बैकग्राउंड जो है वो अपना खुद का डब करके, जिससे पूरा का पूरा जो मीनिंग है उसको क्या करते हैं, वो मिस इंटरप्रेट करवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। फिर है प्राइवेसी। मास मीडिया की वजह से लोगों की जो प्राइवेट इमेजेस हैं, लोगों की जो प्राइवेट जो वीडियोस हैं वो भी क्या आती हैं, वो कई बार पब्लिक हो जाती हैं, ठीक है। फिर सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू है मास मीडिया की वजह से। फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये भी एक बहुत बड़ा पंगा है। डिप्लोमेटिक कंट्री के अंदर जो है वो क्या, आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो रोल प्ले करता है, और डेमोक्रेसी के नाम पे लोग कुछ भी डाल देते हैं उसके ऊपर, ये बहुत बड़ा इशू है। और आइसोलेशन। मास मीडिया होने की वजह से, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो लोग आजकल इतने एंगेज हो गए कि पहले जब ये सब नहीं था तो लोग बाहर जाते थे घूमने के लिए, आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ करते हैं, लेकिन अब जो है वो बच्चे जो है वो इसमें इतने एंगेज हो गए हैं तो वो आइसोलेशन में चले गए हैं,
ठीक है। जब ये अगर मान लो ये सब ना हो तो बच्चा क्या करेगा, वो अपने घर वालों से बात करेगा, लेकिन ये सब चीज़ों की वजह से उसका पूरा टाइम इनके गैजेट्स के ऊपर चला जाता है। तो ये आइसोलेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर निकल के आया है, किसका, मास मीडिया का, या इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो है मेन ये कंसर्न जो है वो आया है कि इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है अपने को। इसके बाद लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्लासरूम के अंदर जो कम्युनिकेशन किया गया टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, उसको बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। उसको अगर इफेक्टिव बनाना है तो आपका 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और कैसे कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, तो ये सब बातें जो है वो आएंगी जनरली टीचर से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्या, बी क्लियर। टीचर जब भी कोई बात बोलेगा तो क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। कीप इट प्रिसाइज, आपको जो है वो क्या एक्रोनिम यूज करना चाहिए, KISS बोले तो क्या, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी आप कोई बात करें तो वो एकदम शॉर्ट हो और वो क्या, सिंपल चाहिए। फिर टेक आर्टफुल पोजेस, इसका मतलब ये है कि जब भी आप जो है वो बच्चों के साथ बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे बोलना है, किस टाइम पे चुप रहना है। फिर नो योर स्टूडेंट, जब भी आप बच्चों से बात करें तो आपको पहले अपने स्टूडेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनके बेस पर ही, उनके बिहेवियर के बेस पर ही आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। बी ह्यूमर होना चाहिए आपके अंदर। इसका मतलब ये है कि आप जो एकदम स्ट्रिक्ट होकर अगर काम करेंगे तो बच्चों तक आप अपना मैसेज प्रॉपर्ली नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर एम्पैथी, बच्चों के साथ सहानुभूति समानुभूति की भावना भी होनी चाहिए। प्रमोट इक्विटी, सबके साथ जो है वो आप इक्विटी मेंटेन करेंगे, मतलब पक्षपात नहीं करेंगे। लेट स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, और स्टूडेंट को आपको जो है वो अनुमति देनी चाहिए कि वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सके। एनकरेज करें स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को। अंडरस्टैंड करें बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन। कई बार क्या बच्चा घबरा जाता है, मान लो बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो उसके फेस से पता चल जाएगा, तो आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ना आना चाहिए। आस्क क्वेश्चन, बच्चों को एंगेज करने के लिए उनसे लगातार क्वेश्चन पूछते रहे ताकि वो भी अटेंटिव रहे। मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम पे। प्लान करें क्लासरूम एक्टिविटी को पहले से प्लानिंग करके आए। बैड बिहेवियर अगर कोई स्टूडेंट करता है उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, रिसेंट एकदम इमीडिएट एक्शन उसके ऊपर लेना चाहिए। स्टूडेंट को जो है आपको चॉइस देनी चाहिए, एकदम बिल्कुल ही जो है वो अथॉरिटेरियन नेचर का नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट जो है मेंटेन करके रखें, अगर आप भी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचुरल बात है वो भी आपकी करेगा। यूज डिफरेंट टेक्निक, लेक्चर अगर मान लो बोरिंग हो रहा है तो आपको अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मोनोटोनी बच्चों के अंदर बिल्कुल भी ना आए। और रीइंफोर्स लर्निंग को रीइंफोर्स करने को उनको टाइम टू टाइम में मोटिवेट करें। और एक्टिव लिसनिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों ने अगर कुछ बोला सिर्फ हियरिंग करके छोड़ दिया कुछ नहीं होगा, उसकी बात को आपको समझना भी चाहिए कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे पहला है जी आपका क्या, नॉइस। नॉइस आपको मैंने बताया कि अगर मान लो कभी भी कुछ गैप आ गया या बैरियर आ गया स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन हो उसके अंदर जो कोई गैप आ गया, कोई बैरियर आ गया जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को हैम्पर कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नॉइज। फिर आएगा क्या, फीडबैक। 2 वे कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक के अंदर बेसिकली क्या होता है, अपने को पता भी चलता है सेंटर को कि बात रिसीवर तक पहुंच चुकी है और वो उस बात को समझ भी गया है। फिर होता है एक कहता है ब्रॉडकास्टिंग और एक है नैरोकास्टिंग। अगर आप अपनी बात जो है कुछ एक लिमिटेड लोगों तक पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं नैरोकास्टिंग, और वही बात अगर बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रॉडकास्टिंग। फिर एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है क्या, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस मतलब एक समय पर जब एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब सेंटर रिसीवर दोनों एक साथ, जैसे लाइव क्लासेस है तो उसको बोलते हैं क्या, सिंक्रोनस। और जो है असिंक्रोनस, जैसे मैं कर रहा हूं, अब मैंने क्या किया, पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया स्टूडियो के अंदर और फिर आपको ये यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड करूंगा, इसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। फिर एक वर्ड होता है क्या, सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब जो है वो क्या, निगरानी रखना। बेसिकली क्या, इट इंप्लाई कलेक्ट करना, मॉनिटर करना, प्रोसेस करना, इंटरप्रेट करना और रिटेन करना इन्फॉर्मेशन को, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्विलेंस। फिर आएगा जी आपका सिमोटिक, बोले संकेत विज्ञान। आपको इस चीज का जो है वो क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हाउ मीनिंग्स आर असाइन टू साइन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग साइन के जो है वो क्या क्या मीनिंग आपको असाइन करने आने चाहिए। फिर है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब जो है वो क्या होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज को क्या करना, इंटरप्रेट करना, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, काइनेसिक्स, ठीक है, जो बॉडी मूवमेंट है, गेस्चर्स है, उन सबको समझना। फिर प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स का मतलब जो है वो क्या होता है, यूज ऑफ स्पेस, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। जब हमारा कोई दोस्त है तो एकदम हम बिल्कुल नजदीक होंगे, अगर मान लीजिए हम कोई टीचर से बात करें तो थोड़ा सा क्या गैप मेंटेन करके रखेंगे, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रोक्सिमिक्स। और फिर एक होता है क्या, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आता है, हम किसी पर्सन के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को यहाँ पे हम असाइन करते हैं, ठीक है, उसके फिजिकल कैरेक्टर के बेस पर या उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल के बेस पर, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, हेलो इफेक्ट। जैसे मान लो कई बार से होता है कोई वेल ड्रेस्ड ह्यूमन बीइंग जो है आपके सामने आया, कोई बंदा आया वेल ड्रेस्ड है, तो अपने को देखने में लगेगा कि हाँ यार ये नॉलेजेबल पर्सन होगा, कोई रेप्यूटेड पर्सन होगा। और कोई मान लो ऐसा सुगला सा उनके आ गया, ठीक है, लेकिन कपड़े अच्छे नहीं डाले लेकिन नॉलेज बहुत है, फिर भी उसको देख के लगेगा नहीं यार ये पागल था ये ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। मतलब जब उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर हमने जजमेंट कर लिया उसको बोलेंगे क्या, हेलो इफेक्ट। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल दे रखे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले नंबर पे है कुछ प्रिंसिपल टीचर के लिए,
ठीक है। टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे पहले मेंटेन करने चाहिए, ठीक है। सराउंडिंग जो है उसके बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद से मेंटेन करें कि आपको कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, ठीक है। खुद की वीकनेस, खुद की जो स्ट्रेंथ है उसको आप जानें। दूसरा, डेवलप करें प्रोफिशिएंसी, सब्जेक्ट मैटर में जितना प्रोफिशिएंसी होगा, जितने आप निपुण होंगे सब्जेक्ट मैटर के अंदर, पढ़ाई के अंदर, उतना बढ़िया रहेगा। फिर लर्नर को पहले आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर डेवलप करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, टीचर के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। फिर नॉलेज अबाउट पेडागोजी, जो आपका शिक्षा शास्त्र है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब बच्चों की साइकी के बारे में भी नॉलेज हो, भाई बच्चों की साइकोलॉजी क्या बोलती है। अडेप्ट करो फ्लेक्सिबल अप्रोच, आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस, आपको जो है बिल्कुल भी कोई सब्जेक्टिव मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब पक्षपात नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल क्या क्या है, मैसेज डिजाइन, मैसेज कैसा होना चाहिए, अब उससे रिलेटेड कुछ बातें बोली गई है। अगर आपको क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो टीचर जो मैसेज देगा उस मैसेज में क्या क्या फीचर होना चाहिए। सबसे पहला, क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर का मतलब क्या, यहां पे हम बोलते हैं स्मार्ट, एक एक्रोनिम लेके चलते हैं, ऐसे स्पेसिफिक हो, जो आपका ऑब्जेक्टिव हो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल हो, एक्शनेबल हो, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम्ड हो। दूसरा, रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव, जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड करें वो एकदम ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब इरेलीवेंसी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्ली सीक्वेंस होना चाहिए, जो भी आपने बात बोली वो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर हो। यूज करेंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंडेबल टू द लर्नर, ऐसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें जो लर्नर्स को जो है वो समझ में भी आए। यूज करें एप्रोप्रिएट सिंबल्स को। इंक्लूड करें रेलिवेंट एक्सरसाइज जो है, तो क्योंकि अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बच्चा भूल जाएगा, तो आपको एक्सरसाइज बीच में डालती रहनी चाहिए। मेक जनरस यूज ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल को भी जो है इस्तेमाल आपको करना चाहिए। फिर कुछ प्रिंसिपल है ऑन द सिलेक्शन इंस्ट्रक्शनल मेथड, किस मेथड को यूज करें तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल बोलेगा। सबसे पहला, सिलेक्ट करें रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड और मीडिया, जो रेलिवेंट मीडिया उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। यूज करें वैरायटी ऑफ मेथड मीडिया, एक ही मीडिया को या एक ही मेथड को इस्तेमाल ना करके आपको कई सारे मेथड और मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए। यूज करें गुड क्वालिटी मीडिया, अच्छे मीडिया क्वालिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। इंटीग्रेट करें मीडिया को इन द टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में आपको जो है वो मीडिया को यूज करना चाहिए। फिर कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को कंडक्ट करने के लिए आप जो है किन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला मतलब आप फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। पहला, क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, क्लासेस जो है वो ओवर क्राउडेड ना हो, ठीक है, ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो सिटिंग अरेंजमेंट बढ़िया होना चाहिए। एंश्योर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, ठीक है। बिल्ड करें रेपो विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ में पहले आप रेपो बिल्डअप करें, उसके बाद आप उनके साथ कम्युनिकेट करें या उनको अपनी बात पहुंचाएं। एनकरेज करें कोऑपरेशन एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में हेल्दी कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन अगर आप जो है वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो बच्चे को ये रहेगा कि मुझे औरों से आगे निकलना है, तो अच्छे तरीके से काम करेगा। फीडबैक मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब बच्चा अगर कोई बात बोलना चाहे तो आप उसको इन्वाइट भी करें, आप वो सुने भी। फिर एनकरेज करें एक्सपेरिमेंटेशन, नॉर्मल सी बात है कि कुछ ना कुछ बच्चा नया खोज के लाए तो उसके लिए आप उसको प्रेजल करनी चाहिए। प्रोवाइड करें रीइंफोर्समेंट, उसको मोटिवेट साथ साथ करते रहे। एंड प्रोवाइड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये कि जहां पे जो है वो उसको बच्चे को डर या फियर बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा कुछ टर्म बोली गई, सबसे पहला सिंक्रोनस मीडिया, आपको मैंने बता दिया। सिंक्रोनस मीडिया की अगर मैं बात करता हूं तो हम क्या बोलते हैं, जो रियल टाइम के ऊपर जो है वो काम करता है, लाइक लाइव टीवी शोज हो गया, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। और असिंक्रोनस जो रियल टाइम के ऊपर काम नहीं करता। एक होता है टाइम शिफ्ट, टाइम शिफ्ट का मतलब क्या होता है, आपको कोई फेवरेट टीवी शो आ रहा है लेकिन आपको टाइम नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप उसको कैमरे से रिकॉर्डिंग कर लिया और बाद में देखोगे, इसको बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। एक होता है सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब जो है वो क्या, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना अबाउट द प्रोसेस, इशू, इवेंट या अदर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के बारे में, उसको बोलते हैं सर्विलेंस। फिर है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के अंदर हम लोग जो है वो क्या, इट इज ए कॉम्बिनेशन होता है किसका, कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड द मीडिया इन ए डिजिटल एनवायरनमेंट, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कन्वर्जेंस। इसके बाद आएगा जी आपके 10 कमांडेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, इसका मतलब कुछ डिवाइन रूल्स है जिनको अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए। वो क्या, सबसे पहला, क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने से पहले आपको आइडिया को क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। एग्जामिन द ट्रू पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका मेन पर्पस क्या कम्युनिकेशन का, उसको पहले एग्जामिन करें। द एंटायर एनवायरनमेंट फिजिकल एंड ह्यूमन इनटू कंसीडरेशन, दोनों चीजों को ध्यान में रख के कम्युनिकेशन करना चाहिए। व्हेन वैल्यूएबल टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स व्हाइल प्लानिंग कम्युनिकेशन, ठीक है जी, अगर आपको जरूरत लगे तो और से एडवाइस भी ले सकते हैं। बी केयरफुल ऑफ द ओवरटोन एंड बेसिक कंटेंट ऑफ द मैसेज, तो पहली बात तो आपको ओवरटोन से बचना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत सारे मैसेज से भरमार डाल दे, ऐसा नहीं, कंसाइज रखना चाहिए। यूज क्रिप्स लैंग्वेज, आपको जो है बिल्कुल फ्रेश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने एकदम लैंग्वेज कैसी क्लियर होनी चाहिए। फॉलो अप लेना चाहिए, साथ साथ में कम्युनिकेशन का फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। कम्युनिकेशन विद द फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट माइंड, दोनों चीजों को ध्यान में रख के करना चाहिए। बी ए गुड लिसनर, मतलब अगर गुड कम्युनिकेटर तभी बन पाएंगे अगर आप गुड लिसनर भी हैं। एंड एग्जिबिट द कंजरेंसी, इसका मतलब ये है हार्मनी और क्वालिटी आपको जो है मेंटेन करनी चाहिए, बीइंग सिमिलैरिटी का, इसको बोलते हैं। फिर एक लास्ट वर्ड जो है वो है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं,
चीजों को समझने के लिए हम पैराफ्रेजिंग स्किल को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई पर्सन ने अगर अपने कोई बात हमको बताई तो हम उसको समझने के लिए अपने शब्दों के अंदर उसको जो है वो क्या करते हैं, मतलब बयां करते हैं, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। लाइक मान लीजिए अगर टीचर ने अपने को हमने टीचर से कोई बात पूछी, ठीक है, हमने कोई क्वेश्चन टीचर से पूछा, या फिर मान लो किसी बच्चे ने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा। अब जैसे बच्चे ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने जिस तरीके से मेरे से क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, तो मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से मैं बच्चे को देख के उस क्वेश्चन को, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसको मेरे शब्दों में लेके आऊंगा, फिर बोलूंगा क्या बेटा ये पूछना चाह रहे हैं। दैट इज नॉट द पैराफ्रेजिंग। चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं। तो पैराफ्रेजिंग एक स्किल है दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द गुड लिसनिंग। अच्छी लिसनिंग के लिए पैराफ्रेजिंग स्किल को हम यूज करते हैं। इट मीन्स स्टेटिंग इन योर ओन वर्ड्स, जिसके अंदर हम अपने खुद के वर्ड्स में हम बात को बोलते हैं। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू जस्ट बीन सेड। इट गिव द स्पीकर द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट व्हाट मैसेज ही और शी इज गेटिंग across to you. He or she can then make any correction needed. To begin paraphrasing, you might start by saying, what I hear you are saying is, or it sounds like, or let me see if I am understand you. तो इस तरीके से आप जो पैराफ्रेजिंग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब लोगों के, औरों की बात को अपने शब्दों के अंदर क्या करना, उसको बयां करना। दैट इज मतलब पैराफ्रेजिंग। अच्छी लिसनिंग के लिए, चीजों को बढ़िया तरीके से समझने के लिए खुद से एक टर्म जो आई है उसको अपने आप से क्या करना, बयां करना। एडवांटेज क्या, ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट को टू नो अबाउट द अंडरस्टूड बाय द इंस्ट्रक्टर, जानने के लिए। ये प्रिवेंट करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को होने से बचाती है। ये हेल्प करती है टू अवॉइड द इंपल्सिव और एंग्री रिएक्शन से बचने के लिए। इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इजीली एंड इट हेल्प इन रिमेंबरिंग व्हाट वाज सेड फ्रीक्वेंटली। जो जल्दी जल्दी बोला गया तो उसको समझने के लिए, उसको रिमेंबर करने के लिए जो है हम पैराफ्रेजिंग करते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैराफ्रेजिंग। तो इफेक्टिवली लिसनिंग के लिए ये टेक्निक को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, हाँ जी सर। लो जी, ये टोटल मिला के 8 चैप्टर जो थे हम लोगों ने ये निपटा दिए हैं। लगभग 1 घंटा हमारा हुआ है और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है हमने रिवाइज कर लिया। अब आप पढ़ेंगे ना तो आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगने चाहिए। पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका ये यूनिट है वो आपका तैयार हो जाना चाहिए। ओके, हाँ जी, चलो इसको जल्दी से करो। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेके आएंगे कल। लगभग 100 क्वेश्चन जो है मैंने इसके बनाए हैं और 100 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के एक ही वीडियो के अंदर जो है निपटा के, जैसे टीचिंग हमने 80 क्वेश्चन किए, वैसे कम्युनिकेशन के 100 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है वो करके इसको निपटाएंगे। ओके, हाँ जी, चलो अब रिवाइज करो आप जल्दी से, ठीक है ना। और अगर किसी और कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बना के आपका जो दिक्कत है उसको मैं दूर करने का काम करूंगा। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताइएगा। अच्छा लगा, अच्छा कमेंट भी कीजिएगा। कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, उसको हम सही करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं कल नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आपकी तैयारी और भी बढ़िया। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी तैयारी और भी। ओके जी, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं कल हमारे नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।